नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नेवी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक फोर्थ सेमेस्टर में 150 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया हुआ है। इस वीडियो में हम 151 नंबर से क्वेश्चनों से आगे की तरफ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। जो स्टूडेंट आईटीआई सेकेंड ईयर में है और उनका सीबीटी एग्ज़ाम देना है, वो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और समझें, क्योंकि इस असाइनमेंट से उनके सीबीटी एग्ज़ाम में 100% हूबहू क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखते हैं। 151 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा होता है। अर्थात स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, तो ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो होता है, अर्थात मैनुअली ऑपरेटेड जो होता है, वो टीवी रिसीवर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टीवी रिसीवर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 152 नंबर, क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इन्वर्टर का कार्य कौन सा होता है। तो इन्वर्टर का प्रयोग हम डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। अर्थात इन्वर्टर का जो काम हुआ, डीसी इनपुट को आउटपुट एसी में करने का काम इन्वर्टर का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर, इसमें कह रहा है कि इन्वर्टर के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है। तो आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो उद्देश्य होता है, वो एम्पलीफायर से एसी सर्किट या एसी वोल्टेज को स्टेप अप करने का काम होता है। ट्रांसफार्मर का जो काम होता है, ट्रांसफार्मर जो है एक स्टैटिक डिवाइस होती है और यह एसी पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर एसी के वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करती है, और इस ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग एम्पलीफायर से एसी वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करने के लिए वोल्टेज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 154 नंबर, इसमें कह रहा है कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। मतलब इंग्लिश साइड में इसको आप देखिएगा तो विच टाइप ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होने वाला कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग एक ही पर होती है। अर्थात ऑटो ट्रांसफार्मर में एक यह दोष भी होता है कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम अलग अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, ये 55 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। अर्थात कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो पूछ रहा है, ये सिद्धांत जो होता है फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल पे, अर्थात फेरो अनुनादी सिद्धांत पे काम करता है। कौन? कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेल्फ इंडक्शन जो होता है, पहला जो ऑप्शन दिया है
स्वप्रेरण सिद्धांत अर्थात सेल्फ इंडक्शन प्रिंसिपल पे जो काम करता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस या पारस्परिक प्रेरण जो होता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, तो कोई भी ट्रांसफार्मर हो। यदि ऐसे पूछ दे कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी हो जाता अन्योन्य प्रेरण। लेकिन अगर स्पेशली कह रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है तो सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है। और कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है तो वह फेरो अनुनादी सिद्धांत पे। उस कंडीशन में ऑप्शन सी होता है। तो यहाँ कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहा है अर्थात इसका आंसर जो होगा फेरो अनुनादी सिद्धांत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर। इसमें कह रहा है कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। विच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर वह टोरोडियल ट्रांसफार्मर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है टोरेडियल ट्रांसफार्मर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये यूपीपीसीएल की अभी वैकेंसी जो गई है 608 पोस्ट, उसमें ये सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर पूछा गया था ट्रांसफार्मर का टाइप। तो वो आंसर जो होगा टोरेडियल ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 157 नंबर। इसमें कह रहा है कि एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है। और इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन है, ये इस फिगर को आपको देख करके बताना है कि ये किस टाइप का है। तो ये जो है आप यहाँ इनपुट दे देंगे, यहाँ से आप आउटपुट ले लेंगे। यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाया गया है आउटपुट सप्लाई के एक क्रॉस पैरेलल में। और ये स्विच जो है मल्टी पोजीशन स्विच जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 पर भी कांटेक्ट पॉइंट बनाएगा, 2 पर भी कांटेक्ट पॉइंट बनाएगा और 3 पर। मतलब हम इसको अपने से ऑपरेट कराएंगे, अर्थात अपने से कराने का मतलब है कि ये मैनुअल ऑपरेटेड है। अगर अपने आप होता तो वो जो होता ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होता। तो यहाँ जो है हम इसके मल्टी पोजीशन को अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसके पोजीशन को हम सेट करेंगे, अर्थात मैनुअली ऑपरेटेड है। तो ये जो काम हो जाएगा इसका मैनुअली स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होगा। ऑप्शन जो ए है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं, बी जो है वो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्विच जो है यहाँ ऑटोमेटिक नहीं है इसलिए ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। सी जो है मैनुअली स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैनुअली है, हम अपने से इसको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर। इसमें कह रहा है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं करंट मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है और प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ओम मीटर से हम कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ जो है शॉर्ट सर्किट दोष से जांच करना है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है वो 5 एम्पियर से कम में ही काम करता है, अर्थात यहाँ हम मल्टीमीटर को प्रीफर करेंगे। मल्टीमीटर का दूसरा नाम होता है एवियोमीटर, अर्थात इस मल्टीमीटर से हम एक साथ करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस एक साथ माप सकते हैं। और इसको ऑपरेट करने के लिए मिनिमम जो वोल्टेज होती है 9 वोल्ट डीसी अवश्य रहनी चाहिए। अगर इसकी बैटरी कमज़ोर हो जाती है तो ये रीडिंग जो देगा वो कम देगा, अर्थात सही रीडिंग नहीं देगा मल्टीमीटर। तो यहाँ जो हम प्रयोग करेंगे मल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 नंबर।
159 नंबर है, ये कह रहा है कि एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है। मतलब एक इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर जो है DC टू AC करता है, तो इसमें कौन से उपकरण लगे होते हैं और किससे किससे बदलते हुए ये आउटपुट में AC हमको देता है। तो इसमें एक जो पहले होगा वो ऑक्सीलेटर होगा। ऑक्सीलेटर का काम जो होता है वो DC टू AC करने का ही काम होता है ऑक्सीलेटर का। उसके साथ एम्पलीफायर होगा और उसके बाद एक ट्रांसफ़र आउटपुट होगा। तो ऑप्शन जो आप देखेंगे, ये जो है ऑक्सीलेटर रेक्टिफायर जो होता है ना, वो AC टू DC कन्वर्ट करता है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बी जो है ऑक्सीलेटर एम्पलीफायर, तो इसमें एक ट्रांसफार्मर भी रहना चाहिए इन्वर्टर में, तो इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। सी जो है एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर, तो इसमें ऑक्सीलेटर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। डी जो है ऑक्सीलेटर एम्पलीफायर तथा ट्रांसफार्मर आउटपुट स्टेज, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑक्सीलेटर का काम होता है DC टू AC करना, एम्पलीफायर का काम होता है वीक सिग्नल को हाई इम्प्रूव सिग्नल करना, और ट्रांसफार्मर जो होता है एक स्टैटिक डिवाइस है और ये AC पे काम करती है, और यह AC के वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन का करने का काम ट्रांसफार्मर का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 नंबर, इसमें कह रहा है कि तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, अर्थात स्क्वायर वेव इन्वर्टर का यूज कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका दिया हुआ है, स्क्वायर वेव का याद रखिएगा, ये स्क्वायर वेव का हम प्रयोग जनरल लाइटनिंग में करते हैं, कंप्यूटर में नहीं, टीवी रिसीवर में नहीं, DVD प्लेयर में भी नहीं, सामान्य प्रकाश व्यवस्था जनरल लाइटनिंग में हम स्क्वायर वेव का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 नंबर, जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि UPS का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है। UPS का फुल फॉर्म जो होता है अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, और ये UPPCL 608 वैकेंसी में ये UPS का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, याद रखिएगा, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। अब इसमें कह रहा है कि बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें जो बैटरी लगी है, बैटरी की दक्षता को एम्पियर घंटा में हम मेज़र करते हैं, तो उस बैटरी की एम्पियर घंटा कैपेसिटी जो होती है, दक्षता, उसको बढ़ाने पर हम इसके बैकअप समय को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन जो ए है UPS की भी है, वोल्ट एम्पियर रेटिंग बढ़ाए नहीं, एम्पियर घंटा कैपेसिटी बढ़ानी होगी। बी जो है बैटरी की एम्पियर दक्षता बढ़ाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 62 नंबर, 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे रोका जा सकता है, अर्थात सल्फेशन इफेक्ट को दूर करना है। तो जब हम बैटरी को एक हफ्ते में यदि उसको डिस्चार्ज और चार्ज नहीं किए, अर्थात लंबे समय तक बैटरी बिना चार्ज अवस्था में रह जाती है, तो उसका सल्फेशन कड़ा हो जाता है और उसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का, वो एकदम गिर जाता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, अर्थात सल्फेशन दोष को हटाने के लिए हमको ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है। ट्रिकल चार्जिंग जो होता है वो कम धारा पर अधिक समय तक बैटरी को चार्ज किया जाता है। इसमें सामान्य करंट का 2 से 3% करंट दी जाती है ट्रिकल चार्जिंग में, और इसको अधिक समय तक चार्ज करना पड़ता है। तो कठोर सल्फेशन अर्थात सल्फेशन इफेक्ट को दूर करने के लिए हम ट्रिकल चार्जिंग का प्रयोग करते हैं। ट्रिकल चार्जिंग में हम सामान्य करंट का 1 से 2% करंट देते हैं और अधिक समय तक देते हैं, जिसे ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ट्रिकल चार्जिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 नंबर, इसमें कह रहा है कि UPS में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज आपूर्ति करता है। तो UPS अनटप्टेड पावर सप्लाई, इसमें जो कंटिन्यूअस एनर्जी
प्राप्त करता रहेगा, देता रहेगा, वो बैटरी यूनिट्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बैटरी यूनिट्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन्वर्टर यूनिट का काम होता है, इन्वर्टर जो होता है डीसी टू एसी करने का काम करता है। रेक्टिफायर जो होता है एसी टू डीसी करने का काम रेक्टिफायर का होता है। और कंट्रोलर सर्किट तो कंट्रोल करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 नंबर क्वेश्चन है कि सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव होगा? धारा शक्ति। तो इसमें जो होगा गिर जाती है और धारा शून्य हो जाती है, तो पोलराइजेशन होता है। उसके दोनों इलेक्ट्रोड पर अम्ल के और हाइड्रोजन के बुलबुले एकत्रित हो जाते हैं, जिससे बाह्य सर्किट को हमको करंट देने में बाधा होने लगती है, तो ये पोलराइजेशन होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पोलराइजेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बकलिंग जो होता है वो अधिक एम्पियर पर करंट को चार्ज और अधिक एम्पियर पर डिस्चार्ज करने से बकलिंग उत्पन्न होता है, और बकलिंग में प्लेटें टेढ़ी हो जाती है और इसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है, इसीलिए। और लोकल एक्शन मतलब और ये अबलगम, ये दोनों जो होते हैं प्राइमरी सेल के दोष होते हैं, प्राइमरी सेल में दो दोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 165 नंबर, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या होता है? यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण, बैकअप देता है यूपीएस, यानी यूपीएस अनटप्टेड पावर सप्लाई होता है, और इसमें कम बैकअप का कारण जो होता है बैटरी यूनिट्स होता है। इसके बैकअप को बढ़ाना है तो हमें बैटरी की एम्पियर आवर इफ़िशियंसी दक्षता को हमको बढ़ानी होती है। ऑप्शन जो है इन्वर्टर सर्किट, इन्वर्टर का काम जो होता है डीसी टू एसी करने का काम है, ये नहीं होगा। बैटरी शॉर्ट सर्किट, ये भी नहीं होगा। मेंस अर्थिंग उचित नहीं है, ये भी नहीं होगा। बैटरी की एम्पियर आवर दक्षता को पर्याप्त नहीं है, इसीलिए यह यूपीएस बैकअप नहीं दे पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।